नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। पदार्थों का पृथक्करण यह हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। हम लोगों ने सारे जितने भी उसके प्रोसेस होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझ लिया। आज जो हमारा सेशन है वो है प्रश्न उत्तर का, कि आज हम लोग जितने प्रश्न आपके पाठ के पीछे दे रखे हैं उनके उत्तर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक ये वाला सेशन और इसके बाद वाला एक और सेशन होगा जिसमें हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सबसे पहला जो प्रश्न है उसको लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण लिखिए। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पृथक करने की विधियां होती हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों होती है? हमने कई बार यही पॉइंट हमने बार बार पढ़ा था और उसको समझाया था कि पृथक करने की क्यों आवश्यकता होती है। लेकिन अब इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे? तो देखिए कि उत्तर कैसे लिखेंगे। किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है। तो बच्चों इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, खाली आप हानिकारक नहीं लिखिएगा, आपको गैर उपयोगी भी लिखना होगा। नहीं तो हमारा होगा कि हम इसका अर्थ ये निकलेगा कि हम जो पृथक कर रहे हैं वो सारा हानिकारक कर रहे हैं उस, और जो पृथक हो रहा है उसका हम किसी और रूप में उपयोग कर ही नहीं सकते। तो आपका आंसर गलत नहीं तो एक इनकम्प्लीट अधूरा माना जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप दोनों वर्ड्स यूज करिए, हानिकारक या गैर उपयोगी। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध रूप से प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो जो हमें शुद्ध रूप में मिला है अवयव, उसको हम अब सुविधापूर्ण तरीके से, कि अब हमें जैसे उसका उपयोग करना है हम कर सकते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे हम हस्त चयन विधि द्वारा गेहूं, चावल या दाल से गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़ों जैसे थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, कि जो अशुद्धियां हैं वो छोटी छोटी जो हैं उनको हम हस्त चयन के द्वारा उनको पृथक कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और उदाहरण देखते हैं। चावल या दाल को पकाने से पहले हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम इन्हें धोया करते हैं। और इसका कारण क्या है, जब हम इनमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कणों जैसी अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। तो देखिए, ये जो हमने उदाहरण दिए इनके ऊपर भी प्रश्न बन सकता है कि हम ये पकाने से पहले दाल को, चावल को क्यों धोते हैं, एक प्रश्न बन सकता है। आप हम ये भी कह सकते हैं कि हस्त चयन द्वारा हम किन जो हमारे खाद्य पदार्थ है उनकी अशुद्धियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनमें जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं या जो पत्थर होते हैं, भूसी होती है, उसको हम, और जिनकी मात्रा कम होती है, तो हम हस्त चयन द्वारा इन अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। तो देखिए, आपके जैसा हमेशा मैं कहती हूँ, उत्तर जो होते हैं वो भी एक प्रश्न रूप होते हैं। तो जो आप पढ़िए उनको अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और तब दूसरे प्रश्न पर चलिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न। निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यहाँ ये कहाँ उपयोग किया जाता है? तो किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। तो ये मैंने निष्पावन की आपको परिभाषा भी बताई थी, आप वो देख लीजिए, या यहाँ पर है आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों अपने ठीक है। तो ये जब हम किसी मिश्रण में भारी और हल्के जो अवयव होते हैं उनको जब हमें पृथक करना होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अंकरणों से पृथक करने के लिए करते हैं इसका उपयोग।
तो फिर से आपका एक प्रश्न है कि जो किसान लोग होते हैं वो कौन सी क्रिया को का उपयोग करते हैं जिससे भूसा उनके अंकरणों से दूर हो जाए। ठीक है, और मैंने आपको बुक से वो पिक्चर भी दिखाई थी। कभी कभी आपका क्या होता है, वो पिक्चर के साथ ही प्रश्न बना देते हैं कि यह कौन सी क्रिया हो रही है। तो हमारा जो प्रश्न आते हैं सब हमने पढ़े हुए होते हैं, लेकिन अगर हमने समझ लिया सब तो हमारे प्रश्नों के उत्तर देने इतने कठिन नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूनों से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। देखिए, जो अभी हमने करा था वही प्रश्न आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हस्त चयन विधि द्वारा पृथक करेंगे। तो अब आप इस देखिए, इस प्रश्न में देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन हम गलती भी कर सकते हैं कि हमने कहा पकाने से पहले दालों का, हमने अपने मन में सोच लिया कि हम तो पानी से करते हैं, लेकिन इसके आगे का जो प्रश्न है कि भूसे एवं धूल के कण को, तो हम इसको हम हस्त चयन विधि के, और इवन आप उसको पानी में धोकर वो वाली क्रिया को भी के बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो वो वाली क्रिया भी आप अपनी, क्या हम भूसे को हम हस्त चयन द्वारा, और जो धूल के कण हैं उनको हम ये जो पानी में घोल के उसका सब बैठ जाता है, हमारा सस्पेंशन हो जाता है, वो क्रिया भी हम इसमें लिख सकते हैं। छालन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग होता है। तो अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को हम छालन कहते हैं। तो देखिए, हमने जितनी विधि पढ़ी, मैंने सबकी परिभाषा आपको बताई है, और हर प्रश्न में देखिए एक ना एक परिभाषा पूछी जा रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, और वो सारी परिभाषाएं अपनी तैयार रखिए और याद करके रखिए, क्योंकि हमें समझ में जब आ जाता है तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए उसको लिखना कैसे। ठीक है, छलनी सामान्य आकारों वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में ही रह जाती। तो हमने पहले इसका छालन का अभिप्राय बताया और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये उसका भी हमने बताया कि कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग का और हम जब समझाने की कोशिश करते हैं तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, आटा मिलों में आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से छोटी गांठों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। समझ में आया? तो उदाहरण देकर हमने अपने जो हमारा प्रश्न था उसको और ज्यादा हमने समझाया। तो आपका फिर कैसे प्रोसेस चलेगा, आप परिभाषा याद रखिए, उसका कहाँ उपयोग होता है, और वो जो एक हमारा पृथक करने का जो प्रोसेस है उसमें ये किन किन चीजों में उसका उपयोग होता है, किन किन चीजों को का पृथक्करण में उसका उपयोग होता है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। फिर एक और प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। तो रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल, तो ये आपका पूरा यही चीज हमने अपना जब हम पाठ कर रहे थे तब हमने पढ़ी थी। तो इसके लिए याद है ना सब कुछ। चलिए, अगर याद है वेरी गुड। और हम अब देखेंगे कि जो हमने समझ लिया उसको कैसे हमें भाषा में लिखना है। तो रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगे। तो जब देखिए हमारे पास बहुत स्टेप्स होते हैं जिनको हमें बताना होता है, जिनके बारे में हमें लिखना होता है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी, हम उसको ऐसे पॉइंट्स बना के लिखते हैं। तो जब हम पॉइंट्स बना के लिखते हैं तो जो हम बोलना चाह रहे हैं वो हमारे टीचर को एकदम समझ में आता है। तो पहला जो चरण है वो है, एक बीकर में कुछ समय के लिए हम मिश्रण छोड़ देते हैं, उसमें जल डालकर, या आप ये भी लिख सकते हैं उसमें जल डाल के छोड़ सकते हैं। फिर बीकर के तल पर रेत जम जाती है, इसे अवसादन कहते हैं।
ठीक है, तो अवसादन की क्रिया हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे निस्तारण की। पानी को धीरे से एक दूसरे बीकर में हम डालते हैं, इसे हम निस्तारण कहते हैं। और हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसे निस्यंदन या हम फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो हम एक मैं जरा सा पीछे जाना चाहूंगी। देखिए, जब हम इस क्रिया की बात कर रहे हैं तो हम तीनों वो प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। तो ये होता है, तो ये जो हमारा है, तो जो हमारा ये पहला प्रोसेस है अवसादन, इसको कहते हैं सस्पेंशन इंग्लिश में। फिर हमारा आता है निस्तारण, तो इसको कहते हैं डिकेंटेशन। और निस्यंदन फिल्ट्रेशन। तो सस्पेंशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये तीनों प्रोसेस होते हैं। तब जाके हमारा जब कोई चीज ऐसी घुलनशील होती है उसको हम पृथक कर सकते हैं। तो ये क्योंकि तीन प्रोसेस है, तो जैसे देखिए यहाँ पे ये आपको पॉइंट्स बना के आपको उत्तर देना है। पैराग्राफ में नहीं लिखिए कि एक के बाद यहां से आप फिर यहां से एकदम लिखना शुरू करें, नहीं। तो अलग अलग प्रोसेस को अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाता है और आपको भी समझ में आता है कि आप बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बच्चों थोड़े से प्रश्न देखे, उनके उत्तर देखे। उत्तर जो है वो आपको बहुत से मालूम होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि उनको लिखने का एक ढंग होता है। और अगर हम उस प्रोसेस से चलेंगे तो हमारा उत्तर एक कम शब्दों में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाएंगे और बढ़िया से बढ़िया नंबर ले पाएंगे। ठीक है, अगले जो सेशन है उसमें थोड़े से और प्रश्न उत्तर के साथ मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ। जितना पढ़ रहे हैं याद करते जाए और एग्जाम्स के लिए भी तैयार होते जाए। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।